हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज और इस लेक्चर सीरीज का ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। बच्चों ये पार्ट 1 है। दिस इज एनसीईआरटी पार्ट 1। आप सभी को पता है एनसीईआरटी जो होती है इसके दो पार्ट्स आते हैं। तो जो पहला पार्ट है फिजिक्स की बुक का, आप लोग सभी लोग बुक में देखेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवेंथ अल्टरनेटिंग करंट और एट्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। तो बच्चों आज जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं ये फर्स्ट वीडियो होगा और वीडियो क्या किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर तो कवर नहीं करूंगा क्योंकि जो मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका है उस एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगा चीजों को। ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आपको इस वीडियो को देखते समय क्या क्या रखना है साथ में, तो एनसीईआरटी की बुक, सेकंड होगा एक कॉपी और एक पेन। तो जो मैं रीड करूंगा वो आपको साथ में देखना है कि सर क्या रीड कर रहे हैं और उसका मीनिंग मैं इस बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। देखें बच्चों, सिंथेटिक क्या होता है, क्लोथ्स आते हैं सिंथेटिक कपड़े के और उन कपड़ों को हम सभी पहनते हैं। ठीक है ना। जब भी हम सिंथेटिक कपड़ों को पहनते हैं और उनको वापस से उतारते हैं तो हमें कुछ स्पार्क्स दिखाई देते हैं या हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, जैसे चिट चिट की आवाज आती होगी कुछ। ठीक है ना। ये आपसे इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि ये आपने एक्सपीरियंसेस किए होंगे। ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक पॉलिएस्टर साड़ी। ठीक है। और ये चीज सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, जो लेडीज गारमेंट होता है बच्चों, जो साड़ी होती है, जो सिंथेटिक साड़ी होती है उनमें सबसे ज्यादा ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो रीडर, जो राइटर्स हैं बुक के, वो क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में, वो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिनोमिनन क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना। अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। बच्चों जब बिजली चमकती है, ठीक है, तो एक लाइटनिंग होती है ना। तो वो जो रीजंस हैं उसके लिए भी राइटर कह रहा है कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। बिजली में जब आसमान में बिजली चमकती है तो बहुत ज्यादा लाइट आती है, उसके पीछे का भी रीजन के लिए वो आपसे कह रहा है क्या कभी आपने सोचा है ऐसा। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम अवर सीट। बच्चों ये एक्सपीरियंस तो मैंने पर्सनली किया है। आप कभी कार ड्राइव करेंगे, अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो बहुत देर तक अपन सीट पर बैठे रहते हैं और जब सीट से उठते हैं तो हमारी बॉडी और सीट के बीच में कांटेक्ट होता है। उस कांटेक्ट के कारण सीट से हमारी बॉडी में कुछ चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। इस बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद। ठीक है ना। और जब हमारी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, सीट से हमारी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो हमारी बॉडी पे कुछ चार्जेस आ जाते हैं। और जैसे ही हम आयरन बार को या किसी लोहे की चीज को पकड़ते हैं तो हमारी बॉडी से ट्रांसफर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ ट्रांसफर होते हैं, उस आयरन बार में जिसको आपने पकड़ लिया है। इसीलिए आपको वो इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। आपने अक्सर इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अवर बॉडी विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस। और वो खुद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जब आपने सीट पे आप बैठे थे तो आपकी जो बैक थी वो सीट के साथ रब हो रही थी, घिस रही थी बार बार, इसको कहते हैं फ्रिक्शन।
ठीक है। इस कारण से आपकी बॉडी पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और जब आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल को टच करते हैं तो वो चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, आपकी बॉडी से उस कंडक्टिंग मटेरियल में। और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ओके, you might have also heard that this is due to जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, और ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज प्रिसाइसली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड नेक्स्ट चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हमारा जो एम होगा वो क्या होगा बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करना ही हमारा एम होगा। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब होता है अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, जो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है चीज, उसको स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम, जो मूव नहीं कर रही है और समय के साथ बदल भी नहीं रही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। अब देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, वो यहां पे आ गया। यहां पे लिखा है आपकी एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। बच्चों आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काय के साथ डील करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज किसके साथ डील करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। कौन से चार्जेस बच्चों, स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, और चार्जेस मतलब दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। मतलब स्टैटिक चार्ज क्या क्या कर सकता है, स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ये इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी पे यही चार्ज क्या क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या क्रिएट कर सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब कुछ आने वाला है बहुत जल्द, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। ठीक है, और यही स्टैटिक चार्ज किसी दूसरे स्टैटिक चार्ज पे क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। और यह फोर्स कौन बताएगा कितना लग रहा है, ये किसने बताया था, जल्दी से आंसर बताओ। कूलम्ब्स ने बताया था। किसने बताया था बच्चों, कूलम्ब्स ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 1.1, ये 1.1 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है अभी, और पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आपको क्लियर किया है। समरी देता हूं पैराग्राफ की, ठीक है ना। समरी में बच्चों मैं ये समझाऊंगा कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें से मान लो हम मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। अगर हम इनको आपस में रब करते हैं तो क्या होगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। इसमें एक चार्ज आएगा, इसमें दूसरे टाइप का चार्ज आएगा। लेटर ऑन इसी चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कौन से चार्जेस आने वाले हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज? हिस्टोरिकली आप लोग बुक से पूरा का पूरा मिलाएंगे कि सर रीड क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीड कर रहा हूं। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to Thales of Miletus। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्या कहना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट या एक सब्सटेंस मान लें आप, जिसे हम कहते हैं एम्बर। क्या कहते हैं बच्चों, एम्बर। एम्बर एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, वो बनाने के काम आता है। इसीलिए इस मटेरियल का नाम क्या है, पहले अपन ले लिख लेते हैं। यहां पे एक वर्ड आया है एम्बर। ये एम्बर जो होता है बच्चों, ये क्या है,
बेसिकली एक मटेरियल है जो येलोइश कलर का होता है और ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। व्हाट वी कॉल दिस इज एम्बर। Historically, the credit of discovery of fact that amber rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to Thales of Miletus, ठीक है, ग्रीस, अराउंड 600 BC। तो एक बच्चों साइंटिस्ट हुए, इनको तो मैं साइंटिस्ट ही बोलूंगा और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं ये, थैलीस ऑफ मिलेटस। इन्होंने क्या किया था कि ऑब्जर्व किया था कि अगर एम्बर को, जो कि एक मटेरियल है, येलोइश कलर का है, इसको काय के साथ रब किया गया है। रब करना मतलब बच्चों घिसना, किसके साथ, वूल के साथ, स्लैश दूसरा मटेरियल क्या लिखा है, और सिल्क। तो उसने देखा कि अगर एम्बर नाम के किसी मटेरियल को वूलन या सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, घिसते हैं, तो वो एम्बर क्या करता है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बच्चों ये ऑब्जर्वेशन 600 BC का है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, 600 ईयर्स पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 600 ईयर्स पहले ये चीज कही थी। आप समझ सकते हैं आज की डेट में ये चीजें बड़ी नॉर्मल सी हैं, बट कैन यू इमेजिन 600 BC में कोई ये चीज अगर ऑब्जर्व कर रहा था तो ये उस समय के लिए बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च हो सकती थी। क्या था, एम्बर रब्ड विथ वूल और सिल्क। क्या कर रहा था वो, जैसे ही एम्बर को रब किया था वूल और सिल्क के साथ, तो वो अट्रैक्ट करता था छोटे छोटे से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। बच्चों ये जो एम्बर है, इसका एक और वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, जो स्पेलिंग लिखी है। आप लोग जो इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग पढ़ते हैं वो है ELECTRON, बट उस टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग यही रही होगी और इसका मीनिंग है एम्बर। और इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से किस वर्ड का जन्म हुआ है, बर्थ काय का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन विच on rubbing could attract high light objects like straw, pithballs and bits of papers। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मटेरियल था, एक एम्बर था और एक वूल था और एक सिल्क था। ऐसे बहुत सारे पेयर्स थे मटेरियल को जिनको आपस में रब करने से, आपस में घिस देने से वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। Cut out long thin strip of white paper and lightly iron them। सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चों, आप इस एक्सपेरिमेंट को या इस फिनोमिनन को समझने के लिए घर पे भी आप समझ सकते हैं। और वो कैसे करना होगा, व्हाइट कलर के बच्चों जो पेपर होता है उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। आयरन देम मतलब आप जैसे घर में कपड़ों को आयरन करते हैं ना, वैसे ही आप इस स्ट्रिप को भी क्या कर देंगे, आयरन कर देंगे, ठीक है। एंड लाइटली, फिर ये परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक them near a TV screen or computer monitor. You will see that strips get attracted to the screen. In fact, they remain stuck to the screen for a while। तो बच्चों जब आपने इसको प्रेस किया, ये व्हाइट पेपर की स्ट्रिप को, तो इस पे कौन सी, इसके पास कौन सी चीज आ गई बच्चों, चार्ज आ गया। इसके पास क्या आ गया, चार्ज। और जैसे ही आप इसको अपनी कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन के पास लेकर के जाएंगे या टीवी स्क्रीन के पास लेकर के जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रिप ऑफ पेपर उस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो एनसीईआरटी क्या चाह रही है कि आप चीजों को सीखें, बहुत बेसिक लेवल पे जाके एनसीईआरटी चीजों को सिखाती है। जैसे उसने ये एग्जाम्पल दिया, ये आप घर पे परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जब आपने प्रेस को उस पेपर की स्ट्रिप से रब किया, उसको घिसा, तो स्ट्रिप पे क्या गया बच्चों, चार्ज आ गया। इस चार्ज के कारण ही वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है या टीवी स्क्रीन है, उससे ये स्ट्रिप क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है।
In fact, they remain stuck to the screen for a while. ठीक है. It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. बच्चों देखो, अब यहां से जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. ये भी इंपॉर्टेंट था, बट अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है ना. तो अब आप लोग इनको नोट भी करते चलें. बच्चों, ग्लास रॉड, आप ग्लास रॉड तो समझ ही गए होंगे. आपकी केमिस्ट्री लैब में जो रॉड रखी रहती हैं जिनसे आप एक्सपेरिमेंट करते, वही वाली ग्लास रॉड है. इसको किसके साथ रब किया गया है? सिल्क क्लॉथ. ठीक है, स्लैश. दूसरी चीज क्या है? इट इज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर. मतलब दो ग्लास रॉड थी, उनको सिल्क क्लॉथ या वूल क्लॉथ के साथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ठीक है, किसी दो ग्लास रॉड्स को यदि सिल्क या वूल क्लॉथ के साथ क्या किया जाए? रब किया जाए, तो क्या होता है? वो ग्लास रॉड्स आपस में रिपेल करती हैं. ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है इसी पेज में. आपने देखा होगा, ये डायग्राम देख लें. दिस इज द डायग्राम. ये डायग्राम पे ध्यान देना है. ठीक है, तो मैं डायग्राम को बोर्ड पे बना देता हूं. तो बच्चों, ये वो ग्लास रॉड्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताई. और ये ग्लास रॉड ये है, एक ये और एक ये. तो मान लेते हैं ये ग्लास रॉड्स थी, इनको अच्छा वूलन या सिल्क क्लॉथ से क्या किया गया? रब किया गया, इनको घिसा गया खूब. तो देखा गया कि जैसे ही रबिंग की गई तो ये ग्लास रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करने लगी. यहाँ पे एक ग्लास रॉड इन्होंने हैंग करके रखी है, काय के साथ? सिल्क थ्रेड के साथ. और ये जो ग्लास रॉड है और एक और ग्लास रॉड है, तो जब हम इसको इसके पास लेकर के आएंगे तो ये इससे दूर भागेगी, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर आते हैं आगे, रीडिंग देखते हैं क्या लिखा है. द टू स्ट्रैंड्स of wool or two pieces of silk cloth which the rods were rubbed are repel each other. Very good observation. फिर उन्होंने कहा कि जिस वूल और सिल्क क्लॉथ, ये है मान लेते हैं वूल क्लॉथ और ये है सिल्क, ये भी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे. तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों, रिपेल ईच अदर. जिन रॉड से इनको घिसा गया था, आपस में रब किया गया था, वो तो आपस में रिपेल कर ही रही हैं. लेकिन ये वूल और सिल्क आपस में ये भी क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. और ये रॉड्स भी आपस में क्या कर रही थी? रिपेल कर रही थी. बच्चों, रिपेल करना का मतलब होता है दूर भागना. एक दूसरे से दूर भागने वाला जो फोर्स होगा उसको रिपेलिंग फोर्स कहेंगे. However, the glass rod and wool attract each other. लेकिन एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये ग्लास रॉड और ये वूल आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे. अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों ऐसा फोर्स जो दो चीजों को पास लेके आए. और रिपल्सिव फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो एक दूसरे से दूर लेकर के जाए. अगर आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो आप लोग के बीच में कौन सा फोर्स लगने लगता है? रिपल्सिव फोर्स. लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर दें तो आपके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स. कुछ ऐसा ही इनके बीच में हो रहा था. ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है ना. और ये कब की बात चल रही है? 600 बीसी की. बहुत पुरानी बात है ये. फिर आता है बच्चों, हाउएवर सिमिलरली से मैं रीड कर रहा हूं. सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ कैट फर रिपेल्ड ईच अदर. फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया. वो एक्सपेरिमेंट क्या था? इस बार कैट का जो फर होता है बच्चों, कैट फर से आप समझ गए होंगे, जो फर होता है कैट का, उससे क्या इन्होंने क्या किया? उनसे दो रॉड्स को इन्होंने रब किया. ये है एक प्लास्टिक रॉड और दूसरी प्लास्टिक रॉड ये है. और इन दोनों को कैसे रब किया है बच्चों? कैट फर. और फिर ऑब्जर्वेशन क्या आया कि यार अगर इन दोनों रॉड को कैट के फर के साथ क्या करते हैं? रब करते हैं, तो ये दोनों रॉड्स भी आपस में फिर से क्या करने लगती हैं? रिपेल. और ये काय की बनी हुई है बच्चों? प्लास्टिक रॉड. ये प्लास्टिक रॉड है. और ये कौन सी रॉड थी? ग्लास रॉड. इनको कैसे रब किया गया था? वूल और सिल्क से. इनको कैसे रब कर रहे हैं? कैट के फर से.
ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। बट अट्रैक्टेड द फर, फिर वो क्या कहते हैं कि ये ग्लास रॉड किसको अट्रैक्ट कर रही थी, कैट फर को, आपस में रिपेल कर रही हैं। इस ग्लास रॉड को भी कैट फर के साथ रब किया है, इस ग्लास रॉड को भी कैट फर के साथ रब किया है, ये दोनों ग्लास रॉड्स आपस में रिपेल कर रही हैं, बट कैट फर से क्या हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड। अब यहां पे एक्सपेरिमेंट पूरा शुरू से आपको अगर देखें तो ये वाली ग्लास रॉड्स दोनों और ये प्लास्टिक रॉड्स आपस में क्या कर रही थी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, एंड रिपेल द सिल्क और वूल विथ विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। एक और बार मैं रीड करूंगा। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर रिपेल्ड ईच अदर, ठीक है ना, बट अट्रैक्टेड द फर, ये भी अपने अपन ने समझ लिया। ऑन दी अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड, और प्लास्टिक और ग्लास रॉड आपस में क्या कर रही थी, अट्रैक्ट, एंड रिपेल द सिल्क और वूल विथ विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। मतलब ये जो प्लास्टिक रॉड्स हैं ये किसको रिपेल कर रही थी, इस सिल्क और वूल को। इनके बीच में मैं ऐसे बनाता हूं डायग्राम और ये लिख देता हूं रिपेल ईच अदर, ठीक है। रॉड्स आपस में, ग्लास रॉड्स रिपेल कर रही हैं और ये वाली प्लास्टिक रॉड भी आपस में रिपेल कर रही हैं। ये ग्लास रॉड किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, वूल और सिल्क की तरफ। ये दोनों प्लास्टिक रॉड किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, कैट फर की तरफ। और ये दोनों प्लास्टिक रॉड्स किसको रिपेल कर रही हैं, वूल और सिल्क को, ठीक है, एंड रिपेल द सिल्क और वूल विथ द ग्लास रॉड। On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod and repel the silk or wool with the glass rod is rubbed. The glass rod repels the fur. और एक और मजे की बात है, ये ग्लास रॉड की भी फर से दुश्मनी है, कैट का जो फर है ना, इनके बीच में ग्लास रॉड और कैट फर के बीच में भी क्या है, रिपल्शन है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको। ये चीज जिसने समझ ली तो उसको समझ में आ जाएगा कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इफ प्लास्टिक रॉड rubbed with fur is made to touch two small pith balls, nowadays we can use polyester balls suspended by silk or nylon thread, then the balls repel each other. अब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बदल दिया। देखें बच्चों, आपको पिथ बॉल का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। पिथ बॉल्स बेसिकली बच्चों कंडक्टिंग बॉल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज की जाती हैं। तो उन्होंने दो पिथ बॉल्स ले ली, एक ये है और दूसरी ये है, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। If a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pith balls suspended by silk or nylon threads, then balls repel each other and are also repelled by the rod. तो उन्होंने कहा कि अगर जिस रॉड से हमने कैट फर को रब किया था उस रॉड को यदि हम एक बार इस बॉल से टच कराते हैं और एक बार इस वाली बॉल से, तो ये बॉल्स भी आपस में क्या करने लगती हैं, रिपेल करने लगती हैं। इतना ही नहीं, ये बॉल इस रॉड को भी क्या करने लगती हैं, रिपेल। तो ये है पिथ बॉल, बॉल्स लिख देते हैं एक साथ, ये दो बॉल्स हैं। इनको उस कैट के फर से, ये वो रॉड्स हैं जिनको कैट के फर से क्या किया गया था, रब किया गया था, इनको इन पिथ बॉल्स में टच कराया, देखा कि ये पिथ बॉल्स आपस में तो रिपेल कर ही रही हैं, प्लस इस रॉड से भी ये क्या करने लग रही हैं, रिपेल करने लग रही हैं, and are also repelled by rod. A similar effect is found if the pith balls are touched with glass rod rubbed with silk. और यही सेम टू सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिला यदि इन पिथ बॉल्स को उस ग्लास रॉड से टच करा रहे थे जिससे हमने सिल्क और वूल रब कराए थे, ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा था। These seemingly simple facts were established from years of effort
and careful experiments and their analysis. आज ये जो चीजें हमें बड़ी आसान सी लगती हैं, आप लोग तो कुछ बच्चे वीडियो देख के हंस भी रहे हो कि सर क्या पढ़ाए जा रहे हो, बहुत पुरानी बातें हैं ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। बच्चों उस समय पे जब साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी ना, तब ये चीजें बहुत बड़ी चीज थी। आज के हिसाब से तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, बट आज जो चीज आसान लगती है, इसको डेवलप करने में, साइंस को डेवलप होने में बहुत समय लगा है। ठीक है ना? इसीलिए ये बुक कह रही है, these seemingly simple fact were established from years of effort and careful experiment and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called electric charge. उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जब कंडक्ट किए गए तो साइंटिस्ट ने क्या हुआ, एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि इस दुनिया में दो टाइप की एंटिटीज हैं, और वो क्या है? चार्ज। क्या है बच्चों? वही एंटिटी क्या है? चार्ज है। It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called electric charge. We say that bodies like glass or plastic rod, silk, fur, and pith balls are electrified. They acquire an electric charge on rubbing. फिर उन्होंने बताया एक्चुअल में ना, जब हम पिथ बॉल या फिर ग्लास रॉड को या फिर सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं, तो एक्चुअल में ये क्या एक्वायर करती हैं बच्चों? चार्ज एक्वायर करती हैं। क्या करती हैं? एक्वायर चार्ज। और वही चार्जेस क्या करते हैं, इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकर के आते हैं या तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। आज हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक चार्ज ये होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में जानते हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। बट ये चीजें इधर तक आई कैसे हैं, उनका एक्सपेरिमेंट्स भी समझना जरूरी है। It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called electric charge. और चार्ज दो टाइप की है, एंटिटी दो टाइप की है, और उनको क्या बोल रहे हैं? वो चार्ज बोल रहे हैं। We say that the bodies like glass or plastic rod, silk, fur, and pith balls are electrified. They acquire an electric charge on rubbing. The experiments on pith balls suggested that there are two kinds of electrification, and we find that like charges repel and unlike charges attract each other. उन्होंने कहा कि दो टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशंस हो सकते हैं। पहला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां पे आप देखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरा क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना? तो यहां पे लिखा है the experiment on pith balls suggested that there are two kinds of electrification, and we find that like charges repel and unlike charges attract each other. The experiments also demonstrated that charges are transferred from the rod to the pith balls on contact. It is said that pith balls are electrified or are charged by contact. देखें बच्चों, यहां पे जब ग्लास रॉड या आप प्लास्टिक रॉड, जो भी मानना है मान लो, जब इस पिथ बॉल के साथ कांटेक्ट में आई तो एक और बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला। पहली चीज तो इसने इसको चार्ज दिया, और अगर चार्ज इससे इसमें ट्रांसफर हुआ है, रॉड से पिथ बॉल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। ये किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक कंक्लूजन था। Charged by contact. This property, which differentiates the two kind of charges, is called polarity of charges. और उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट जो बात निकाली वो थी पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अब पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मतलब साइन है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये चीजें पता कैसे चल रही थी? जो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, उनके पास
सेम काइंड ऑफ चार्ज थे, सेम काइंड, सॉरी, जो रिपेल कर रही थी, बिग मिस्टेक, जो बॉडीज आपस में रिपेल करती हैं किसी चीज से रब करने के बाद, तो उनके पास जो चार्ज आते हैं वो है सेम काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है। और अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो इनके पास कौन से चार्ज हैं, अपोजिट चार्जेस। सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगी, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगी। प्लस अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी, एक के पास चार्ज है दूसरे के पास नहीं है, तो जिस बॉडी के पास चार्ज है वो अपना चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा, उस बॉडी को ट्रांसफर करेगा जिसके पास चार्ज नहीं है। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge. बिल्कुल शुरुआत में इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बाद जब मैंने ये आपको समझाना शुरू किया था तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, सिल्क क्लॉथ को कैसे रब किया था बच्चों, ग्लास रॉड के साथ। तो वो कह रहा है कि जब आप सिल्क के कपड़े को ग्लास रॉड से रब करते हैं, ऐसा उसको घिसेंगे उसमें, तो होगा क्या कि सिल्क क्लॉथ के पास एक टाइप का चार्ज जाएगा और ग्लास रॉड के पास दूसरे टाइप का चार्ज जाएगा। मतलब चार्ज दो टाइप के हो गए, एक वो जो सिल्क क्लॉथ में गया और एक वो जो ग्लास रॉड में गया। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। और ये बात सिर्फ सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड के लिए सही नहीं है, ये हर एक उस पेयर के लिए सही है जो आपस में रब करने के बाद इलेक्ट्रीफाई होते हैं। इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप आपस में घिसते हैं और वो इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं, तो एक के पास अगर एक टाइप का चार्ज है तो दूसरे के पास दूसरे टाइप का होगा। वैसे आज हम ये बात जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव है, बट उस समय पे ये बातें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, और मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी शायद क्लियर नहीं थी। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। नाउ इफ इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सिल्क with which it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified. बच्चों पहले आप लोग इतना नोट करो फिर मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये निकला कि जिस ग्लास रॉड के साथ सिल्क क्लॉथ को आपने रब किया था, ये मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ है, इनको रब करने से क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रीफाई हो गए थे। क्या हो गए थे, इलेक्ट्रीफाई। इन दोनों के पास चार्जेस थे। बट हुआ क्या कि जैसे ही हम इनको कांटेक्ट में लेकर के आए, देखना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही ये ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के कांटेक्ट में आया, सिल्क क्लॉथ इसको रफ कर देते हैं, तो हुआ ये कि इनके चार्जेस आपस में इन्होंने अपने चार्जेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ जिनको रब करके हमने आपस में चार्ज किया था उन दोनों को, उनको कांटेक्ट में लेके आए, फिजिकल कांटेक्ट कराया आपस में, उसी रॉड के ऊपर उस कपड़े को लपेट दिया तो देखा कि चार्ज गायब हो गया। तो बच्चों यहां से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर दो चीजों को आपस में घिसोगे तो उनमें क्या आ जाएंगे, आपस में चार्जेस। जरूरी नहीं है दुनिया की हर एक चीज में इलेक्ट्रिक चार्ज आए, कुछ स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब दो बॉडीज को घिसते हैं और उनमें चार्जेस आते हैं, तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे ग्लास रॉड को किसके साथ रब किया है हमने, सिल्क क्लॉथ के साथ, और फिर वापस से इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ, इनको हमने आपस में क्या किया, क्लॉथ को उसके ऊपर रैप कर दिया, तो क्या हुआ, चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए। मतलब वापस से जो चार्जेस इधर से उधर आए थे, इधर से उधर आए थे, वो वापस से ट्रांसफर हो गए। तो इस टाइप की जो चार्जिंग है इसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर घिसके चार्ज कर रहे हो तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और दो चार्ज बॉडी हैं, एक इस पे चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, इनको आपस में आपने कांटेक्ट में रखा तो इस बॉडी से चार्ज फ्लो होकर इसमें चले गए, तो इसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये लेटर ऑन और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, हालांकि इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। Thus, the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. What can you conclude from these observations? फिर से क्वेश्चन है, आपने क्या कंक्लूड किया इन ऑब्जर्वेशन से?
It just tells us that unlike charges acquired by the objects, neutralize or nullify each other's effect. Unlike charges acquired by the objects, neutralize or nullify each other's effect. Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ये कौन लेके आ रहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी इन्होंने चार्जेस एक्वायर किए थे, ठीक है? जैसे फिर से एग्जांपल देता हूं, ग्लास रॉड है, इसको रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, और क्या हुआ था? जैसे ही रब किए आपस में, तो इनमें चार्जेस आ गए, ठीक है? अब उसने क्या कहा कि इनको आपस में जैसे ही कांटेक्ट में लाए तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। तो न्यूट्रलाइज, मैथमेटिक्स में न्यूट्रलाइज कोई भी नंबर कैसे होता है? जैसे मान लो -2 लिखा है, तो -2 को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? +2। तो इनका एडिशन क्या आएगा? 0। तो उस बिहाफ पे जो राइटर है वो कहते हो सकता है इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट पे, जैसे +4 और -4 टोटल क्या होता है? 0। तो इन दोनों का जो चार्ज है वो आपस में मिलकर के वापस क्या हो गया? 0। तो उन्होंने कहा एक पे हो सकता है नेगेटिव चार्ज रहा हो और दूसरे पे पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जो थिंकिंग है, हो सकता है वो यहां से आई हो। Therefore, the charges were named as positive and negative by American scientist Benjamin Franklin. We know that when we add positive number to negative number of the same magnitude, the sum is 0. But यहाँ पे क्या कह रहा है? Of the same magnitude, मतलब आप जब +3 में -3 जोड़ोगे तभी वो 0 होगा, +2 में -2 जोड़ोगे तभी 0 होगा, जब +5 में -5 जोड़ोगे तभी वो 0 होगा. This might have been philosophy in naming the charges as positive and negative. By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive. एक कन्वेंशन मान लिया है कि चार्ज ऑन ग्लास रॉड, जो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब आपस में रब किया गया था, तो जो ग्लास रॉड है उस पे कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव. दिस इज बाय कन्वेंशन. By convention, the charge on glass rod and cat fur is called positive. और cat fur पे जो चार्ज आया था वो भी क्या है? पॉजिटिव. उसका रीजन आप लोग को सिंपल से समझ आएगा, क्योंकि अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैट फर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड एंड सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव. जो जो सिल्क रॉड है ना आपकी, जो सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्लास्टिक रॉड है और जो फर है उस पर जो चार्ज है वो क्या है बच्चों? नेगेटिव. इफ एन ऑब्जेक्ट possesses एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज said टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड. अगर दो चीजों को आपस में घिसा और इनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आया, तो कहते हैं these bodies are electrified और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. और जब कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकली क्या मानी जाएंगी? न्यूट्रल. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, इनका बेसिक फंडा क्या है, ये कहाँ से आए हैं. एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आई एम योर टीचर आयुष सर.